हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के 5 भाग जो थे, एक थे गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, एक था लोदी वंश। तो पांचों वंश के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसमें जो होता क्या है, हम लोग गुलाम वंश या दास वंश पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत काल के खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मुख्य पॉइंट जो क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि गुलाम वंश के कीमत से जो 1290 में उनकी हत्या हो गई, उनके बाद आपको खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो खिलजी वंश की संघर्ष काल उनके शासन दौरान 1290 से लेकर 1320 के बीच थी। हुआ क्या कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। तो 1290 में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की, क्योंकि इसका रीजन है कि खिलजी वंश एक तुर्क जनजाति मुस्लिम के थे। तो आप ये ध्यान में रखे रहिएगा कि खिलजी वंश, गुलाम वंश, एक तुगलक वंश, एक तुर्क जनजाति मुस्लिम थे, और जो सैयद वंश और लोदी वंश जो है अफगान जनजाति या मुस्लिम थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 3 जो है गुलाम और एक है तुगलक, दूसरा है खिलजी। तो तीनों जो है एक तुर्क जनजाति या मुस्लिम थे, लेकिन आपको जो सैयद वंश और एक लोदी वंश जो है, दोनों अफगान के मुस्लिम या जनजाति थे। तो एक बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि वो दिल्ली सल्तनत काल के वो सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति थे, कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी वो गद्दी पर बैठे। कितने दिन के? तो 70 वर्ष की वयु में उम्र दराज व्यक्ति थे, जो उसने क्या चाहता था कि अपने गद्दी पर बैठकर शांति पूर्वक जीवन को जीने यापन वो सोचता था, और जो अपने छोटे मोटे अधिकारियों थे उनसे अपने राय विचार पर उनका सहमत से अपना शासन चलाना चाहता था। ये कौन? जलालुद्दीन खिलजी वंश ने। तो ये बात हुआ कि 70 वर्ष की वयु में उसने क्या किया, ये सब काम करना शुरू हुआ। लेकिन उसकी जो किलोखरी में राज अभिषेक किलोखरी के महल में हुआ, वहां वो क्या किया, राजा की गद्दी पर बैठा। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी के एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी उनकी भतीजा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा था। लेकिन हुआ क्या, भतीजा होते हुए मैंने अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम सियाबुद्दीन खिलजी था। तो सियाबुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन छोटे से उम्र में ही थे तब तक उनके पिता सियाबुद्दीन खिलजी ने मर गए। अलाउद्दीन के पिता। हुआ क्या, उनकी देखभाल, रहन सहन, सब पालन पोषण जलालुद्दीन उनकी चाचा जो किए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किनका? अलाउद्दीन खिलजी की सब देखभाल, भरण पोषण, उसने पालन पोषण किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को होगा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी को 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी उनके चाचा ने, जब हुआ क्या कि उद्योगगिरी क्षेत्र पर अभियान चलाने के लिए भेजा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी क्षेत्र में उनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अभियान चलाने के लिए देवगिरी क्षेत्र में भेजा। वहां जो उत्तर भारत पर तो दिल्ली सल्तनत काल का शासन चल ही रहा था, लेकिन एक ऐसा दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत में वो देवगिरी क्षेत्र था, उस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान चलाना शुरू कर दिया। किनके कहने पर? तो अपने चाचा के कहने पर। उनके चाचा का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जब उसने अभियान चलाने का शुरू किया देवगिरी क्षेत्र दक्षिण भारत में, वो सोचा कि दिल्ली सल्तनत काल में उत्तर भारत शासन चल ही रहा है, साथ साथ दक्षिण भारत को भी अपने क्षेत्र में मिला लेने के बात जलालुद्दीन खिलजी ने बताया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब हुआ क्या
कि भेजा, तो वहां जो था देवगिरी क्षेत्र में भेजा अभियान शुरू किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा गया। लेकिन वहां जो था दक्षिण भारत में देवगिरी क्षेत्र में यादव वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का? यादव वंश का शासन चल रहा था देवगिरी क्षेत्र में दक्षिण भारत में। वहां के शासक जो थे रामचंद्र देव शासक थे, उसने जीत लिया। अब हुआ क्या, रामचंद्र देव शासक जो थे वहां के शासक थे कहाँ का? देवगिरी क्षेत्र जो दक्षिण भारत में था। अब रीजन हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अभियान किया तो उस समय वहां यादव वंश का शासन था और वहां का शासक जो जयचंद्र थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि यानी दिल्ली सल्तनत काल के दक्षिण भारत में मिलाने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने शासन देवगिरी क्षेत्र में किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो जयचंद्र था। ये आप याद रखें, रामचंद्र था, रामचंद्र था। क्या? रामचंद्र देव था। तो ये याद रखे रहिएगा, नोट में रखे रहिएगा, ये वो हमेशा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हुआ क्या कि रामचंद्र देव पर जब पराजित किया, अभियान शुरू किया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस रामचंद्र देव शासक को पराजित कर दिया। वहां से ढेर सारे उपहार को और बहुत सारे आभूषण को भी लेकर आया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये बहुत सारे अपार सफलता के कारण ढेरों सारे माने आभूषण, बहुत सारे धन प्राप्त किया, जिसके कारण वह जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी क्षेत्र से वापस आ रहा था तो उसने सोचा, उसने कुछ बेईमानी की। जलालुद्दीन अपने चाचा से यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से वहीं तो भेजा था देवगिरी क्षेत्र में संघर्ष करने के लिए, लेकिन बहुत ढेर सारे धन प्राप्त किया। उसमें अधिकांशतः धन को रख लिया और कुछ धन को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने चाचा को दे दिया। और उसने रास्ते में यह सोचा कि अब मेरे बुजुर्ग चाचा अब शासक नहीं बनेंगे, अब हम खुद ही शासक बनेंगे। वो सोचा क्योंकि अपार उसके पास धन प्राप्त हुई थी। इसी रीजन से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को धोखे से मृत्यु यानी उनको क्या किया? हत्या कर दी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को। तो जब वो हत्या कर दी तो एक भी ये था कि वो जब हत्या करी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनके चाचा भी थे अलाउद्दीन के और एक साथ साथ वो क्या थे? दामाद भी थे। तो इसी रीजन से वो एक प्रकार के भतीजा भी थे, एक प्रकार के दामाद भी थे अलाउद्दीन खिलजी। किसका? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब हुआ क्या कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जितने भी दरबार में और उनके आसपास के रिलेशन या संबंध में थे, वो सभी लोग अलाउद्दीन खिलजी पर विद्रोह करने लगे। उनको देखना नहीं चाहते थे क्योंकि तो वो हत्या किया था। क्योंकि रिलेशन था, यहाँ तक कि उनके दरबार में जितने सैनिकों थे इन पर यानी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से व्यवहार पूर्ण इनको नहीं कहते थे और ये जो है संघर्ष करना उनको अंदर ही अंदर यानी काला मन उन सबका हो गया था। लेकिन रीजन हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब बातों को जानकर उसका हत्या करके शासक बन गया और गद्दी पर बैठ गया। तो रीजन हुआ क्या कि जब उसकी लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि उसका वास्तविक नाम अली तथा गुरसब भी था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये भी संघर्ष काल जो था 1296 से 1316 था। 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने इनका संघर्ष काल था। शासन के दौरान 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी अर्थात कह सकते हैं 20 साल लगभग इनके शासन काल का दौरान था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम या वास्तविक नाम, उनका वास्तविक नाम था अली या गुरसब। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। या तो उनका बचपन पे भी नाम हो सकता है, ये वास्तविक नाम अली या गुरसब था, ये याद रखे रहिएगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि दामाद भी था लेकिन बहुत ज्यादा रिलेशन उन पर क्या करते थे, जब हत्या कर दी अपने चाचा को, साथ साथ वो दामाद थे तो उनके रिलेशन के लोग भी उनसे जलता था। लेकिन एक बहुत ज्यादा उनके संघर्ष विद्रोह होने लगा, इसलिए उसने 4 विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। उन्हें क्या किया? अब उसने बोला कि राजत्व सिद्धांत, तो मैंने इसका मतलब हुआ राजत्व सिद्धांत, अब विद्रोह को दबाने का प्रयास, सैनिक सुधार, बाजार व्यवस्था को सभी को अपने ढंग अपने मूल रूप में उसको मोड़ने का प्रयत्न किया ताकि जो भी उनके
सैनिक दरबार थे, सैनिक उनके दरबार में थे, उनके रिलेशन, उन पर विद्रोह करने का संघर्ष उत्पन्न हो रही थी। रीजन क्या था कि अपने चाचा या मानिए उनका दामाद भी थे, वो अपने चाचा का उसने का हत्या कर दी थी 1296। इसी रीजन से उसने क्या किया, एक राजत्व सिद्धांत का अपनाया। कौन राजत्व सिद्धांत क्या होता है कि राजा बनने का क्या क्या सिद्धांत उसने अपने अपनाया और क्या क्या कहा, उसको देखिए क्या है। मेन मुख्य उसने कहा, उसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। उसने यह बात, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व का सिद्धांत दिया कि उसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। इसका रीजन था कि धर्म अलग रहेगा और शासन अलग रहेगा, जिस समय जो जरूरत होगी उसी को अपनाया जाएगा। यह बात किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी रीजन से इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। धर्म के राह पर धर्म अलग व्यवस्था है लेकिन शासन अलग व्यवस्था है। इसी रीजन से वो जो है राजत्व सिद्धांत अपनाया और यही बात बताया कि इस्लाम धर्म के अनुरूप दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो इस्लाम धर्म का अनुरूप काम किया या इस्लाम धर्म के अनुरूप था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसा शासक था जो इस्लाम धर्म के अनुरूप कार्य किया, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है, यही है। तो अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली और उसने ये भी किया, खलीफा से सुल्तान, वो जो है अपने से जो है खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की। और इसी रीजन से, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुरूप वो काम कर रहे थे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने ये भी बताया कि उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। जो आपने बलवन में भी देखा होगा, बलवन भी अपने निरंकुश से शासन की स्थापना की। निरंकुश शासन का अर्थ होता है कि कोई भी राजा या शासक अपने अनुरूप, अपने इच्छा अनुसार किसी कार्य को करना, अपने जनता में नुकसान हो या फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका एक मतलब है कि हमको किस अनुरूप से काम करना है, अपने अनुरूप, अपने इच्छा अनुसार करना, जनता के अनुसार या अपने दरबारी सैनिकों के अनुसार या अधिकारी के अनुसार नहीं करना। उन्हीं को क्या कहा जाता है, निरंकुशता का शासन कहा जाता है। तो वही अपनाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद तो खिलजी वंश ने ये बात हुआ। उसके बाद जो है अब विद्रोह दबाने का प्रयास किया। बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न होने लगी कि राजत्व सिद्धांत जो अपना इस्लाम धर्म से अलग करने लगा। अब बहुत ज्यादा जो संघर्ष से दरबारी सैनिकों और उनकी रिलेशनशिप सभी इनको ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होने, मतभेद ज्यादा होने लगा, जिसके रीजन से उसने यह सोचा कि जितना पहले जो अब विद्रोह हो चुका, वो विद्रोह के बाद, इसके बाद विद्रोह को दबाने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए क्या किया, विद्रोह दबाने का प्रयास, 4 विद्रोह को क्या किया, उसने दबाने का प्रयास किया। कितने, 4। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हुआ क्या, विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश को जारी की। विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए जो विद्रोह को दबा दिया जाए और इससे हो क्या, कहीं संघर्ष उत्पन्न, कहीं विद्रोह ना हो, जिसके रीजन से इनके संघर्ष ना हो अलाउद्दीन खिलजी से। इसके लिए उसने 4 विद्रोह का अध्यादेश जारी की। पहला जो था वो था दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि को वापस लेने। ये खालसा विद्रोह कहा जाता है। देखिए जो दान, उपहार, पहले क्या होता था, पहले जो था, यानी आप पढ़े होंगे, आपको खिलजी वंश में नहीं, गुलाम वंश या दास वंश में कि बलवंत इल्तुतमिश ने क्या किया कि दान, यानी किसी भी जमींदारों को दान के रूप में उनको भूमि देती थी। जमींदार के रूप में जो जमींदारी थे उनको जमीन देना पड़ता था, भूमि देकर उनसे टैक्स लेना पड़ता था। अब उसने क्या किया कि जितने भी जमींदार लोग हैं आपस में मिलकर राजा के रणनीति में विद्रोह उत्पन्न कर सकते हैं। राजा के रणनीति में वो विद्रोह उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण हुआ क्या कि भूमि, दान, पेंशन जितने भी दिया गया सभी को वापस लेकर सरकार के हाथ में सौंप दी। कौन,
अलाउद्दीन खिलजी ने और वापस ले ली और सरकार के में वापस ले ली। यानी जो भूमि दिया जाता था जमींदारों को और उससे जो टैक्स लिया जाता पहले, अब इसने क्या किया कि उपदान, उपहार, पेंशन, वेतन जो दी जाती थी सभी सरकार में वापस ले लेती थी। आज जो सरकार के नियंत्रण में जो काम करती थी राजा, उसको कहा जाता था खालसा विद्रोह। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि खालसा विद्रोह किस शासक ने अपनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। खालसा विद्रोह का मतलब यह समझिएगा शॉर्टकट में कि जिस प्रकार मैंने दिया गया पहले जो धन है, पेंशन है, जमीन है, उसको दिया गया था, फिर उसको सरकार अब वापस ले लेगी। सरकार जो है, सरकार राजा के नियंत्रण में काम करेगी। तो इसी प्रकार ये खालसा विद्रोह उत्पन्न होता है। अब उसके बाद दूसरा होता है अच्छे गुप्तचर की विभाग की गठन किया। क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी ने? कि विद्रोह को दबाने के लिए। अच्छे गुप्तचर का मतलब हुआ कि आप जो है कहीं भी बड़े बड़े मार्केट, किसी क्षेत्र में 3 या 4 जमींदार अमीरों आपस में मिलकर राजा के रणनीति के विद्रोह, राजा पर विद्रोह रणनीति बना सकती है, राजा के ऊपर रणनीति बना सकती है। उसको एक संस्था की व्यवस्था अपनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, गुप्तचर व्यवस्था, जो अभी रणनीति बनाए तब तक उनको सूचना मिल जाए अलाउद्दीन खिलजी को। इसी रीजन से उसने क्या किया, गुप्तचर विभाग का गठन किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हो क्या, ये तीसरा है विद्रोह में शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध। युवा क्या कि तीसरा जो शराब, भांग, जुआ जो थे, अधिकांशतः अमीर लोग शराब पीते थे और भांग, जुआ खेलते थे। तो उसमें ज्यादा क्या कहा जाता है कि फैमिली जमता था। तो जब होता क्या है, संगठन होता था तो समूह बनता था, जिसमें होता क्या है कि शराब पीने वाले अमीर एक साथ 3-4 व्यक्ति शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, भांग पीते थे, महफिल जमता था। महफिल जब जमता था तो उसमें जो है राजा के ऊपर विद्रोह रणनीति बना सकता है। इसी रीजन को उस प्रतिस्पर्धा को क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि एक जगह 3 या 4 राजा नहीं बैठेंगे, जिससे शराब, भांग, जुआ आदि नहीं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी, ताकि विद्रोह उत्पन्न न हो। फिर चौथा है अमीरों एवं सरदारों के दावतों। जैसे अमीर एवं सरदारों के बीच दावत होती थी कि अमीर के घर अमीर जाता था और अमीर से बातचीत करती थी, तो अलाउद्दीन को ये भी लगा कि अगर अमीर के पास जाएगा तो अलाउद्दीन जो राजा थे, शासक थे, उनके ऊपर विद्रोह बनाने या रणनीति बनाने का रणनीति बनाने का उपचार यानी हो सकता है, यानी रणनीति बना सकता है। कौन? जब अमीर एक जगह माने अमीर यहाँ है, यानी होता क्या है, इसका मतलब ये समझिए शॉर्टकट में, दावतों का मतलब हुआ है कि एक अमीर के घर से दूसरे अमीर के घर जाना और वहां जाकर रणनीति बनाना, विद्रोह के कारण विद्रोही रणनीति बनावा राजा के ऊपर। इसी रीजन से उसको भी क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और शादी ब्याह में अमीर से नहीं करेगा और अमीर से नहीं करेगा, नहीं तो फिर विद्रोह की उत्पन्न सिचुएशन आ सकती है। इसी रीजन से उसने सबों पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वे विद्रोह ना कर सके। जैसे हिंदुओं पर कठोर नीति हुआ क्या, दिया गया धन, दिया गया भूमि को वो भी वापस ले लिया कि निर्धन हो जाए, उनके पास कुछ नहीं रखे ताकि वो विद्रोह हमसे ना कर सके। देखिए तो आपको एक बार फिर रिकॉल करते हैं कि 4 विद्रोह कौन था। पहला विद्रोह था पेंशन, दान, भूमि किसी को दिया गया हो तो लेकर वापस सरकार लेती है, सरकार उसके राजा के नियंत्रण में कार्य करती है, उसको खालसा विद्रोह कहते हैं। वह अपनाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा जो था वो भांग, जुआड़ी वही था ना, हाँ ठीक है, अच्छे गुप्तचर बनाया। दूसरा में अच्छे गुप्तचर यानी कहीं भी रणनीति बनाई जा रही है राजा के ऊपर विद्रोह करने के लिए, तो उसने सबसे पहले वो रणनीति से पहले उस अलाउद्दीन खिलजी को वो सूचना मिल जाए तो विद्रोह को क्या करे, दबा सकता था। लेकिन तीसरा जो है जुआ
क्या हुआ, शराब भांग जुआ आदि पर जो प्रतिबंध लगाया, इसका रीजन था कि अगर कोई अमीर बैठकर शराब पीता है तो महफिल जमता है, महफिल में अमीर के राजा के ऊपर क्या कर सकता है, विद्रोह बना सकता है, विद्रोह की रणनीति बना सकती है, जिसके रीजन से राजा पर, तो उस राजा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उस विद्रोह को दबाने के लिए इस सभी पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद राजस्व कर व्यवस्था भी लगाया। देखिए राजस्व कर व्यवस्था क्यों लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके बारे में भी कुछ जानिए कि मंगलों का मुकाबला करने एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि की आवश्यकता थी। यानी आप किसी भी जैसे मंगलों से, जब वो पश्चिम से, भारत के पश्चिम क्षेत्र से जब मंगोलों के शासक थे चंगेज खां, यहाँ आपको इल्तुतमिश में भी मंगोलों ने शासक किया पश्चिमी क्षेत्र से, तो वो भी वहां से चले गए। लेकिन रीजन यह था कि मंगोलों के शासक जो चंगेज खां थे, जब आक्रमण करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो उसमें सैनिक की जरूरत होगी। सैनिक इस तरह नहीं हो पाएंगे, सैनिक को वेतन देना पड़ेगा, इसके लिए वृद्धि दर यानी हमको टैक्स लगाना जरूरी है, पैसे की जरूरत होगी, इसके लिए सेना मजबूत करना बहुत अति आवश्यक है, ताकि मेरा सेना जो है साम्राज्य विस्तार कर सके और उसको पराजित कर सके। तो इसी महत्वपूर्ण पॉइंट पर उसने चर्चा की और उस रीजन से उसने क्या किया, एक राजस्व कर व्यवस्था लगा दिया। राजस्व कर का मतलब टैक्स लगाना, किसी पर क्या टैक्स लगाना। तो उसने यह बात बताया कि मंगलों को मुकाबला करने के लिए उसने टैक्स लगाया, ताकि उस टैक्स से हमको बैलेंस आएगी, उस सैनिक की साम्राज्य विस्तार करेंगे, सैनिक को अस्थायी बनाएंगे और बाजार व्यवस्था करेंगे, ताकि मेरे साम्राज्य विस्तार अधिक से अधिक हो सके और मंगलों पर हम संघर्ष कर सके। इसी रीजन से उसने टैक्स लगाया। उसने यह बात बताया कि जो आय है उसका 1/2 होगा। अलाउद्दीन बोला कि अधिकांशतः देखिएगा टैक्स जो होता है 1/3 होता है, इसने क्या किया 1/2 बढ़ा कर दिया। इसलिए क्योंकि 1/2 जो कुल आय था किसी भी जमींदार या कोई भी जमींदार या अमीर है, उनके कुल आय का 1/2 अर्थात 50% भाग सरकार को देना, 50% अपने रखेगा, 50% राजा को देगा। यह सूचना बनाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2 नए कर टैक्स लगाया, जो तक चराई कर, एक मकान कर। पशुधार यानी गाय दुधारू जो थे, पशु दुधारू कुछ चराने के लिए चरगाह बनाया, उस चरगाह में भी वो टैक्स लेता था और एक मकान पर भी वो जो है टैक्स लेता था, कर लेता था। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह अब उसके बाद उसने क्या किया, 2 टैक्स लगाया, चराई कर और मकान कर। वह जो है पहला सुल्तान था, वह कौन, अलाउद्दीन वह पहला सुल्तान था जो दिल्ली की भूमि को मापा या क्या किया, उसने भूमि को मापा या परामर्श कर लगान वसूला दिल्ली में। वो एक ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली की भूमि को नाप कर एक निश्चित तौर पर टुकड़े करके वो टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसी रीजन से ये भी कहा, क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के ऐसा कैसा सल्तनत काल था जो भूमि के माप या परामर्श पर लगान वसूला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अब यहाँ पर आता है कि राजस्व या टैक्स को, राजस्व का मतलब टैक्स, तो राजस्व को एकत्रित करने के लिए वो मुफ्त खराज को एक अधिकारी बनाया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टैक्स वो वसूला था, जैसे आप 2 नए टैक्स, चराई कर, एक मकान कर, 1/2 कुल आय का, इस सभी टैक्सों को एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी के रूप में चुना। किसको, तो मुफ्त खराज को। कौन चुना, अलाउद्दीन खिलजी ने चुना। और उससे एक विभाग, वो अलाउद्दीन खिलजी ने अब सोचा कि एक अधिकारी रहेंगे तो उसके लिए एक आपको विभाग भी होना चाहिए। तो उस विभाग का नाम रखा उसने, क्या नाम रखा, प्रथम विभाग उसको बोला गया दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट में एक अधिकारी रहते थे, मुस्तखराज। उसका काम क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों से टैक्स को वसूल कर एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इसी रीजन से वो जो है, अब उसने क्या सोचा कि टैक्स करके, उसने बहुत सारे टैक्स करके
धन को प्राप्ति की एक जगह एकत्रित करके, और उसने एक सैनिक व्यवस्था पर भी सुधार पर एक नीति अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी पूछता है कौन ऐसा शासक था जो सैनिक सुधार अपनाया, तो कौन ऐसा शासक था? बहुत सारे लोग सैनिक इतिहासकार जो है जैसे इल्तुतमिश बलबन जो है, ये लोग भी कहा कि सैनिक सुधार किया, लेकिन इनके जैसा नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी जैसा। इसने क्या किया, पहले जो था वो जैसे लड़ाई होती थी तो सैनिक को खोजा जाता था, सैनिक को बुलाया जाता था, लड़ाई होने के बाद उसको भूमि के रूप में देकर उनको भेज दिया जाता था। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अस्थायी सेना एवं नगद वेतन दिया जाता था। मैंने जिस प्रकार होता क्या है, अस्थायी सेना का मतलब एक परमानेंट इनको नौकरी दिया गया, और उस समय इनको भूमि नहीं दिया जाता था, नगद रुपया दिया जाता था, ताकि उनका भी रुचि सैनिक के प्रतिरूप यानी उनके रूप हो। किनको? तो सैनिकों। अब सैनिकों को हुलिया भी लिखा जाता था। जिस प्रकार आज सैनिक को हुलिया किस प्रकार लिखी जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए किसी का निशान देना हो, निशान को दर्ज कराना है, फोटो देना है, थंब देना है और उसके बाद साइन करना है, वही हुलिया का अर्थ होता है, वो उसी को हुलिया कहा जाता है। तो उस समय सैनिकों की हुलिया एवं घोड़े दागने का प्रथा प्रारंभ किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात बताया कि सैनिकों को हुलिया लिखना एक बहुत माने सैनिकों के हुलिया लिखना बहुत जिम्मेदार है। अगर सैनिकों के हुलिया नहीं लिखा जाए तो इस प्रकार से उनके नकदी वेतन और परमानेंट जो है उनके अस्थायी के रूप में कितनी सैनिक हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए उसने हुलिया लिखवाई और घोड़े के दागने का एक प्रथा चलाया जो सैनिक के अंदर ही उनको प्रयास कराता था। अब इसके बाद बाजार व्यवस्था है। क्या है? बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था में क्या बदलाव किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके बारे में जानिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में उसने क्या किया कि उसने मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मैंने उसने यह सोचा कि अगर मूल उद्देश्य क्या था बाजार व्यवस्था का कि सैनिकों का मेन था कि बाजार व्यवस्था को लगाना है, इसलिए उद्देश्य था सैनिकों के लिए, ताकि सैनिकों का वेतन न बढ़े और इनका जो है बाजार व्यवस्था एक सही सलामत स्थिति पर एक उनकी चरम सीमा न भागे, एक अस्थायी सीमा हो, ताकि सैनिकों का वेतन न बढ़े और सैनिकों ने यह ऐलान न करे कि मेरा वेतन बढ़ाया जाए, ताकि एक अस्थायी सीमित रुपया में इनको सामान मिलता था, ना बढ़ता था ना घटता था। इसी रीजन से इसी उद्देश्य से बाजार व्यवस्था अपनाया सैनिकों के लिए ही मूल रूप से। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसने क्या किया, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और वह ये भी बात बताया कि माप तौल में बेईमानी को रोका। अब देखिए, बाजार में जब नियुक्ति अधिकारी जाते थे कि अगर कोई माप तौल में बेईमानी करता था, यानी 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम कोई सामान देता था, तो जितना ग्राम कम होता था उतना उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। ये कठोर नीति अपनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके आधार पर जो है उससे बेईमानी या काला बाजार को रोका। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और आयात निर्यात को कंट्रोल किया ताकि बाजार की मार्केट या वस्तु पर दर ना बढ़े, ताकि मेरे सैनिकों का वेतन भी बढ़ाने का मांग ना करे। इसी रीजन से तथा धीरे धीरे वो जो है आम जनता के पास भी धीरे धीरे वही सिचुएशन बन गई, वही बाजार, वही मार्केट, वही दाम से सभी वस्तुओं को बेचने लगा। और बाजार की व्यवस्था 4 प्रकार से उसने बताया। एक बताया कि खदान बाजार। खदान बाजार का मतलब आप क्या समझते हैं? खदान बाजार में अनाज बिकते थे, एक ऐसी व्यवस्था थी। और निर्मित वस्तु बाजार का मतलब जो कारीगर वस्तु बनाती थी उसका बाजार ही चलता था, निर्मित वस्तु बाजार। दैनिक वस्तु बाजार का मतलब जो प्रतिदिन खाने वाले भोजन है वो मिलता था। और पशु गुलाम बाजार, जिसमें पशु पक्षी इस सभी का यानी आपको आयात निर्यात होता था। तो इसी रीजन से आप एक क्वेश्चन पूछता है किस दिल्ली सल्तनत काल ने बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ मूल नियंत्रण को अपनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है और पूछता भी है। अब ये प्रमुख उद्देश्य, अब अलाउद्दीन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसने कहा कि हम विजय है, विजयी पाकर उसने एक उपाधि धारण की, सिकंदर शानी।
तो क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर शाही उपाधि किसने धारण की, तो अलाउद्दीन ने की। किसने की? अलाउद्दीन ने की। तो सिकंदर शाही की उपाधि अलाउद्दीन ने की और इसका मतलब द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय सिकंदर उपाधि धारण किसने की, तो अलाउद्दीन ने की। और किसके? तो विजय के उपलक्ष्य में की। और इसका नाम एक और है सिकंदर शाही। तो सिकंदर शाही का है या द्वितीय सिकंदर का है, इसका अर्थ एक ही होता है। आप ये कहिएगा कि सिकंदर शाही की उपाधि धारण किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, या द्वितीय सिकंदर। अब देखिए उसने कि नवीन धर्म की स्थापना की। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म की स्थापना की। जिस प्रकार नए नए धर्म की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, और साम्राज्य के विस्तार में विजय के उपलक्ष्य में उन्हें साम्राज्य के विस्तार की। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान शुरू किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उस समय गुजरात में जब अभियान चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में जब अभियान चलाया तो उस समय उनको गुजरात में जब अभियान चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय गुजरात में मालिक कफूर मिले। कौन मिले? मालिक कफूर मिले, जो 1000 दिनार में खरीदा गया। हुआ क्या कि 1000 दिनार में खरीदा गया, जो वास्तव में हिजड़ा था। हुआ क्या कि मालिक कफूर जब गुजरात में अभियान चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस गुजरात में एक मालिक काफूर मिले। मालिक काफूर जो 1000 दिनार में खरीदा गया। तो मालिक काफूर को जब 1000 दिनार में खरीदा गया, तो उनको हजारी दिनार भी कहते हैं। उनको कभी कभी 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। और ये रीजन है कि क्यों उनको 1000 दिनार में, वास्तव में क्या थे मालिक काफूर, तो एक वास्तव में वो हिजड़ा थे। तो जब वो हिजड़ा थे, लेकिन वो हुआ क्या कि दक्षिण भारत में जब अलाउद्दीन का सहयोग किया था किसने? वहीं मालिक काफूर या 1000 दिनार ने। मालिक काफूर या 1000 दिनार में दक्षिण भारत से जब संघर्ष चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय उनका सहयोग और हेल्प किए थे मालिक काफूर ने। इसी रीजन से अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में उस मालिक काफूर को खरीदा, जो दक्षिण भारत के संघर्ष में उसने अलाउद्दीन खिलजी का क्या किया था? सहयोग किया था। कौन? तो मालिक काफूर ने किया था सहयोग। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, आपको बता दें कि चित्तौड़ क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुजरात में जब अभियान चलाया जा रहा था उस समय कौन मिला था? तो मालिक काफूर। उसको कितने में खरीदा गया था? तो 1000 दिनार में। 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मालिक काफूर वास्तव में क्या था? तो हिजड़ा था। उसने क्यों उसको खरीदा गया? तो दक्षिण भारत में उसने अलाउद्दीन के खिलजी के जब संघर्ष चल रहा था तो उसको सहयोग किया था। और जब उसी समय दक्षिण भारत में उसने क्या किया? सफल पा गया। इसी रीजन से जीत भी गया। दक्षिण भारत में जब संघर्ष चल रहा था तो जब सहयोग दिया तो उसने जीत गया। जाहिर सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीत गया। अब इसके बाद चित्तौड़ क्षेत्र में शासन चल रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अब हुआ क्या कि मालिक काफूर को चित्तौड़ क्षेत्र में अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी या पद्मावती को, राजा रत्न सिंह की पत्नी थी पद्मिनी या पद्मावती, तो पद्मिनी और पद्मावती जो थी राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। ये मूल रूप से इतिहास में उतनी इनकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक बुक है मालिक मोहम्मद जैसी, उसने लिखा 1540 में पादमत किताब, उसी में इनकी ये सब मिलती है कि किसने क्या किया। इनकी रचना जो इसी में मिलती है। किस बुक में? मालिक मोहम्मद जैसी 1540 में पादमत किताब में चित्तौड़ क्षेत्र में अलाउद्दीन जो रानी पद्मावती या पद्मिनी को देखने के लिए या उससे संघर्ष करने के लिए गया था। लेकिन दक्षिण भारत पर जब अभियान चला तो मालिक काफूर ने 1307 ईस्वी में अभियान, तो उस समय कि दक्षिण भारत पर जब अभियान चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 में मालिक काफूर को संघर्ष करने के लिए भेज दिया। और उस समय मालिक काफूर ने उस पर क्या की? सफल कर गई, विजय पा गई। इसी रीजन से इस समय मंगोलों ने, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया।
कौन इस समय मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया पश्चिमी क्षेत्र से अलाउद्दीन खिलजी पर, लेकिन 6 बार जब आक्रमण किया तभी भी उनको रोकने में सफल पाए अलाउद्दीन खिलजी ने और उनके संघर्ष में एकदम मजबूती बनाए रखे। उसके बाद हुआ क्या कि मुबारक शाह, अब एक होता क्या है कि उनका एक सेनापति थे, किनका, अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत अच्छा ये योग्यपति सेनापति थे जफर खां, जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेनापति जफर खां जो अलाउद्दीन के योग्य या योग्यपति थे, कौन, जफर खां, जो मंगोलों से युद्ध में मारा गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन के कौन ऐसा सेनापति जो मंगोलों के युद्ध में मारा गया, तो जफर खां ये क्वेश्चन। अब मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया, उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, कौन कौन सा व्यवस्था कर लगाई जिससे उसने इसमें सफल रहा और इस मंगोलों के को का किया पीछे ढकेल दिया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी प्रकार अब एक आता है नासिरुद्दीन खुसारो खां। नासिरुद्दीन खुसारो खां 1320 में युद्ध थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए किया, लेकिन वो जो है सफल रहा। और उसके बाद हुआ क्या, एक था मुबारक शाह। मुबारक शाह 1316 से 1320 में वो शासन चल रहा था। वो होता क्या था कि जब मुबारक शाह जो था, एक प्रकार से कहा जा सकता है वो अयोग्य था। अयोग्य का अर्थ यह होता है कि थोड़ा सा दिमाग का पागलपन था। वो जो है दरबार में ऐसे स्त्रियों के कपड़ा पहनकर किसी भूष प्रसाद नांगा में ही चला जाता था, कौन, मुबारक शाह। तो इसलिए ये अयोग्य शासक के रूप में इनको माना जाता है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि नासिरुद्दीन खुसारो खां 1320 में इनका जो है दरबार से हटाया गया। क्यों हटाया गया नासिरुद्दीन खुसारो खां को? क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म को यह कबूल किया, और इस्लाम धर्म को कबूल किया। और यहाँ आप देख रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इस्लाम धर्म सिद्धांतों को शासन नहीं करने दिया, मानो उनके अनुरूप शासन नहीं कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। जो इस्लाम धर्म क्या था, खतरे में था, तो बहुत उनके दरबारों को या सैनिकों का खतरा में है, जिसके कारण उससे निसारुद्दीन खुजरो खां को उस गद्दी से हटा दिया गया और उस समय तुगलक वंश की स्थापना हो गई 1320। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग तुगलक वंश, जो तुर्क के जनजाति या मुस्लिम के बारे में पढ़ना है। उसमें बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।